आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक क्रांति की रूपरेखा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय कुरीति उन्मूलन आंदोलन। आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं प्रज्ञापुत्रों के लिए। हिंदू समाज में एक बड़ा सिरदर्द सामाजिक कुरीतियों के कारण उत्पन्न हो गया है। कितनी प्रथाएं ऐसी चल पड़ी हैं जो बहुत धन खर्च करने की मांग प्रस्तुत करती हैं। मध्यम श्रेणी का व्यक्ति ईमानदारी से उतना ही मुश्किल से कमा सकता है जिसमें उसके परिवार का गुजारा किसी प्रकार हो सकता है। इस महंगाई के जमाने में लंबी चौड़ी बचत कर सकना सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं। आए दिन बहुत धन खर्च कराने की मांग करने वाली कुरीतियों का भी यदि मुंह भरना है तो बेईमानी के तरीके अपनाए बिना और कोई रास्ता नहीं मिलता। साथियों, एक रास्ता यह भी है कि पेट पर पट्टी बांधकर साग सत्तू से गुजारा करते हुए बच्चों के मुंह में जाने वाली दूध की बूंदें बचाकर कौड़ी कौड़ी धन जोड़ा जाए और इन कुरीतियों की पिशाचिनी को तृप्त किया जाए। तीसरा तरीका है कि घर के बर्तन किबाड़ बेचकर मित्र रिश्तेदारों से कर्ज लेकर तत्काल का काम तो चला लिया जाए, पर पीछे भारी अभाव और तिरस्कार का जीवन बिताया जाए। कर्ज का ब्याज सिर पर चढ़कर दौड़ता रहे। सीमित आमदनी में वह चुक नहीं पाता तो जलील होना पड़ता है और परेशानी भी उठानी पड़ती है। यह परिस्थितियां मनुष्य को इस बात के लिए विवश करती हैं कि वह किसी भी प्रकार कहीं से भी धन कमाए और जो कुरीतियां गले में फांसी के फंदे की तरह जकड़ी हुई हैं उनकी आवश्यकता पूरी करे। बेईमानी करने का हुनर, चातुर्य और अवसर भी सब किसी को प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग चाहते हुए भी वैसा नहीं कर पाते और किसी भी प्रकार आवश्यक धन नहीं जुटा पाते। तो चिंता की आग में घुल कर अप्रत्यक्ष आत्महत्या करते हुए मंद गति से अकाल मृत्यु की ओर चलते रहते हैं। साथियों, इतना सब कुछ होते हुए भी हमारी मानसिक दुर्बलता यह सोचने नहीं देती कि क्या यह सामाजिक कुरीतियां आवश्यक ही है। क्या इन्हें सुधारा और बदला नहीं जा सकता? आइए इस पर क्रम से आगे पढ़कर बताते हैं। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप हटे। सुधारा और बदला जा सकता है किस तरह से? नंबर 1, वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप हटे। ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को 4 कार्यक्रम सौंपकर उन्हें 4 वर्णों में विभक्त किया है: ज्ञान, बल, धन और श्रम। यह चारों ही शक्तियां मानव समाज के लिए आवश्यक थीं। इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वंशगत प्रयत्न चलता रहे और उसमें कुशलता तथा परिष्कृति बढ़ती रहे। इस दृष्टि से इन 4 कामों को 4 पुत्रों में बांटा गया था। चारों सगे भाई भाई थे, इसीलिए उनमें ऊंच नीच का कोई प्रश्न न था। किसी का सम्मान, महत्व और स्तर न न्यून था न अधिक। अधिक त्याग तप करने के कारण, उनकी आंतरिक महानता प्रदर्शित करने के कारण ब्राह्मण की श्रेष्ठता तो रही, पर अन्य किसी वर्ण को भी हे या निम्न स्तर का नहीं माना गया था। आज स्थिति कुछ भिन्न ही है।
चार वर्ण अगणित जातियां उपजातियों में बट गए हैं और इससे समाज में भारी अव्यवस्था एवं फूट फैली है। परस्पर एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझा जाने लगा। यहां तक कि एक ही वर्ण के लोग अपनी उपजातियों से ऊंच नीच की कल्पना करने लगे। यह मानवीय एकता का प्रत्यक्ष अपमान है। व्यवस्थाओं या विशेषताओं के आधार पर वर्ण जाति रहे पर ऊंच नीच की मान्यता को स्थान न मिले। सामाजिक विकास में भारी बाधा पहुंचाने वाले इस अज्ञान को जितनी जल्दी हटा दिया जाए उतना ही अच्छा। नंबर 2, उपजातियों में का भेदभाव हटे। उपजातियों का भेदभाव हटे। चार वर्ण रहें पर उनके भीतर की उपजातियों की भिन्नता ऐसी न रहे जिसके कारण परस्पर रोटी बेटी का व्यवहार भी ना हो सके। प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि उपजातियों का महत्व गोत्र जैसा स्वल्प रह जाए और एक वर्ण के विवाह शादी व अन्य आचार उस वर्ण की सभी उपजातियों में होने लगे। ब्राह्मण जात के अंतर्गत सनाढ़, गौड़, गौतम, कान्यकुब्ज, मालवी, मारवाड़ी, सारस्वत, मैथिल, सरयू, पारीण, श्रीमाली, पर्वतीय आदि अनेक उपजातियां हैं। यदि इनमें परस्पर विवाह शादी होने लगे तो इससे उपयुक्त वर कन्या खोजने में बहुत सुविधा रहेगी। अनेक रूढ़ियां मिटेंगी और दहेज जैसी हत्यारी प्रथाओं का देखते देखते अंत हो जाएगा। इस दिशा में साहसपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। नंबर 3, नर नारी का भेदभाव समाप्त हो। जातियों के बीच बढ़ती जाने वाली ऊंच नीच की तरह पुरुष और स्त्री के बीच रहने वाली ऊंच नीच की भावना निंदनीय है। ईश्वर के दाहिने बाएं अंगों की तरह नर नारी की रचना हुई है। दोनों का स्तर और अधिकार समान है, इसलिए सामाजिक न्याय और नागरिक व पारिवारिक अधिकार भी दोनों के समान होने चाहिए। प्राचीन काल में था भी ऐसा ही। तब नारी भी नर के समान ही प्रबुद्ध और विकसित होती थी। नई पीढ़ियों की श्रेष्ठता कायम रखने तथा सामाजिक उत्कृष्टता बनाए रखने में उसका पुरुष के समान ही योगदान था। पुत्र और पुत्रियों के बीच बढ़ते जाने वाले भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। दोनों को समान स्नेह, सुविधा और सम्मान मिले। पिछले दिनों जो अनीत नारी के साथ बरती गई है उसे दासी और पतित की निंदनीय स्थिति दी गई है। उसका प्रायश्चित यही हो सकता है कि नारी की शिक्षा और उसे स्वावलंबी बन सकने जितनी योग्यता प्राप्त करने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाए। सामाजिक न्याय के अनुसार नारी को शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उनका पिछड़ापन अपेक्षाकृत जल्दी ही प्रगति में बदल सके। नंबर 4, पर्दा प्रथा। साथियों, हमारे अपने देश में कभी भी पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं रही। प्राचीन काल में स्त्रियां सभी क्षेत्रों में काम करती थीं और उन्हें विद्या, अध्ययन, योग्यता, अभिवर्धन और अपनी प्रतिभा से समाज को लाभ पहुंचाने की खुली छूट थी। उन्हें कहीं किसी प्रतिबंध में नहीं रहना पड़ता था। इस घातक परंपरा को समूल नष्ट करने के लिए किसी स्त्री से
घूंघट खुलवा देना या पर्दा न करने के लिए तैयार कर देना भर पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः इसके लिए तो महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करने के व्यवहारिक प्रयास करने चाहिए, ताकि वे स्वयं को आश्रित, संरक्षिता तथा अबला नहीं वरन समर्थ, स्वावलंबी और परिस्थितियों को चुनौती स्वीकार कर सकने वाली अनुभव करने लगे। साथियों, इन दिनों प्रचलित परिवार व्यवस्था में तो नारी नर के कंधों पर बोझ और मस्तिष्क पर तनाव ही अधिक बनी रहती है। पुरुष के समान ही समर्थ होने के आत्मविश्वास से संपन्न, पर्दे की हीनता, ग्रंथि और अपराध भावना जैसी कुंठा से मुक्त होकर नारी जब परिवार को संभालेगी तो समाज पर भी इसका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा। पर्दा प्रथा उस समय चली जब यमन लोग बहु बेटियों पर कुदृष्टि डालते और उनका अपहरण करते थे। अब वैसी परिस्थितियां नहीं रही तो पर्दा भी अनावश्यक हो गया। यदि उसे जरूरी ही समझा जाए तो स्त्रियों की तरह पुरुष भी घूंघट किया करे, क्योंकि चारित्रिक पतन के संबंध में नारी की अपेक्षा नर ही अधिक दोषी पाए जाते हैं। नंबर 5, अश्लीलता का प्रतिकार। साथियों, अश्लील साहित्य, अर्धनग्न युवतियों के विचारोत्तेजक चित्र, गंदे उपन्यास, कामुकता भरी फिल्में, गंदे गीत, वेश्यावृत्ति, अमर्यादित काम चेष्टाएं, नारी विद्यमानशील, संकोच, मर्यादा का व्यतिक्रम, दुराचारों की भौणे ढंग से चर्चा आदि अनेक बुराइयां अश्लीलता के अंतर्गत आती हैं। इनसे दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर एवं मस्तिष्क खोखला होता है। साथियों, शारीरिक व्यभिचार की तरह यह मानसिक व्यभिचार भी मानसिक एवं चारित्रिक संतुलन को बिगाड़ने में दावाग्नि का काम करता है। उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। ऐसे चित्र, कैलेंडर, पुस्तकें, मूर्तियां तथा अन्य उपकरण हमारे घरों में न रहे जो अपरिपक्व मस्तिष्कों में विकार पैदा करें। अश्लीलता का विरोध करने के लिए अश्लीलता राक्षसी का भयंकर पुतला बनाकर उसके हाथों, गले आदि में गंदे चित्र, पुस्तकें आदि लटका कर, जुलूस निकालकर, नारे लगाते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंचकर उसकी होली जलाई जाए। नंबर 6, बाल विवाह, अनमेल विवाह। साथियों, बाल विवाहों की भर्त्सना की जाए और उनकी हानियां जनता को समझाई जाएं। स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, आगामी पीढ़ी एवं जीवन विकास के प्रत्येक क्षेत्र में इनका बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य पर और मानसिक संतुलन पर और आगामी पीढ़ी के जीवन विकास के प्रत्येक क्षेत्र पर इनका बुरा असर पड़ता है। लड़की लड़के जब तक गृहस्थ का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर संभालने लायक न हो तब तक उनके विवाह नहीं होने चाहिए। इस संबंध में जल्दी करना अपने बालकों का भारी अहित करना ही है। अशिक्षित और निम्न स्तर के लोगों में अभी भी बाल विवाह का बहुत प्रचलन है। उन्हें समझाने, बुझाने या कानूनी भय बताकर इस बुराई से विरत करना चाहिए। अनमेल विवाहों को भी
रोका जाना और उनके विरुद्ध वातावरण बनाना आवश्यक है। साथियों, इसी संबंध में कुरीत उन्मूलन आंदोलन के विषय में नंबर 7 भिक्षा व्यवसाय की भर्त्सना, मृत्यु भोज की व्यर्थता, जेवरों में धन की बर्बादी, भूत पलीत और बलि प्रथा, अन्न के अपव्यय को रोकना, अशिक्षा का निराकरण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आदि विषयों पर क्रांति की रूपरेखा गुरुदेव के विचारों को आपके सम्मुख रखेंगे। ओम शांति।